सेबेस्टिन सर को जो है बुके ऑफ लव टोकन के तौर पे दें। तालियों की गूंज जो है ना कम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कम हो गई। उनको यहाँ पे और एक गेस्ट साथ में है हमारे, डॉक्टर विजय कोंडा। अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है स्टेज पे आए। और मैं पटेल सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो है आप डॉक्टर साहब को जो है वेलकम करें विथ टोकन ऑफ लव। थैंक यू सर। जैसे आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया मिला हुआ है, जो आज का सेशन है बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ओके, जो मेन टॉपिक है यहाँ पे, टॉपिक है हमारा एग्जाम फोबिया। जो बच्चों को अभी रिसेंटली आने वाले एग्जाम्स में ये ज्यादा फील होगा और इसकी ज्यादा जरूरत फील होगी, तो उसके लिए आप लोग कैसे प्रिपेयर होना है। ऑलरेडी हम लोग एवरी वीक टेस्ट लिखते हैं, ओके, एंड ग्रैंड टेस्ट लिखते रहते हैं हम लोग। फिर भी जो मेन एग्जाम का जो डर रहेगा बच्चों को, वो जैसे जैसे एग्जाम आते जाएगा वैसे डिफिकल्टीज फील होगी और बच्चों को वो एहसास नहीं होता एग्जाम होने के बाद कि क्या होने वाला है। ओके, एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैं रिसेंटली जो है कुछ एग्जाम्स हुए, बच्चों के जेई के एग्जाम्स हुए, तो कुछ बच्चों से, एक दो बच्चों से बात करने से मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों को एग्जाम फोबिया के बारे में बताना। जब बच्चा में पूछा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था ना, क्यों सॉल्व नहीं करे, और सॉल्व करने के काबिल था, डुएबल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था, तो बच्चा बताया कि सर एग्जाम में जो है ना दिमाग नहीं चला और एग्जाम में कंप्लीटली भूल गया, ब्लैंक हो गया, और कुछ देर तक तो कंप्लीटली एग्जाम में कैसे एग्जाम स्टार्ट करना है वो तक पता नहीं चला। इनिशियली 20 मिनट्स 30 मिनट्स एग्जाम को क्या कहाँ पे बैठे हुए हैं, कैसे करना है, ये डिफिकल्टी फील हुआ। इसको ओवरकम करने के लिए हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना बच्चों को एड्रेस करें। सेबेस्टिन सर, ओवर टू यू। थैंक यू। respected dignitaries on the dais, off the dais, thank you so much for this invitation. Thank you कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, और आपकी कितनी तैयारी हो गई पता नहीं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि इतने सारे एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस जो हमने देखे और जिस तरीके से आपने ताली बजाकर हुटिंग करके उनकी हौसला अफजाई की, इसके लिए तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और अब जब आप एक कदम नजदीक हो, ओके, ये बोर्ड एग्जाम्स हैं, फिर नीट के एग्जाम्स होंगे, जेई मेंस होंगे, जिसकी भी तैयारी आपकी हो रही है, ये दृश्य जैसे दिखाता है
बोर्ड एग्जाम जो होता है वो एक व्यक्ति नहीं लिखता, इट इज नेवर एन इंडिविजुअल्स एफर्ट, इसमें पूरे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये बाकी एग्जाम में नहीं होता है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में होता है। क्योंकि हमारे घर में ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि बोर्ड ही जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है। अगर आपके पेरेंट्स और आपके टीचर से आप बात करेंगे तो इससे बड़े बड़े एग्जाम और लिखने बाकी हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम इज अ फैमिली एग्जाम, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, पूरा फैमिली इन्वॉल्व और इन्वेस्टेड रहता है ये एग्जाम में। फिर बाद में आप मेडिकल करते रहोगे, रिसर्च करते रहोगे, जो भी फील्ड आप करते रहोगे, सारे एग्जाम आपको अपने आप ही लिखने हैं। तो जब ये फैमिली वाला एग्जाम आप लिखने के लिए तैयार हो रहे हो, आपने मन में हमेशा ये बात फिक्स रखनी है कि इस एग्जाम की तैयारी आपने कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले नहीं स्टार्ट किए हैं। लोअर केजी में 12 साल से आप जिस क्लास में, ओके भैया थैंक यू, सो 12 साल से लोअर केजी में जब से ए एज एन एप्पल आपको सिखाया गया था, आप इसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। सो ये कतई मन में फिट नहीं कर लेना 3 महीने की तैयारी है, 4 महीने की तैयारी है, 12 साल की तैयारी है। और हमने बहुत सारे क्षेत्रों में देखा है, खास करके ओलंपिक्स में, कि कोई स्पोर्ट्स प्लेयर ने 4 साल पहले तैयारी शुरू की, 4 साल मेहनत की, ओलंपिक्स में भाग लिया और अपने देश के लिए, ओ वेलकम सर, वेलकम मिस्टर अब्दुल कादिर, एंड ऑल्सो स्पेशल व्हाइट एलिफेंट अवॉर्डी, ओके, सो वेलकम टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम तुल्लाहि बरकातुहू। ये स्टेज पे लास्ट 5 दिन से बड़े एक्टिविटी हो रहे थे, आप लोग महरूम थे राइट, और वहाँ पे परेशान थे। तो मुखिर सर की ख्वाहिश थी कि आप भी इस स्टेज का पूरा बेनिफिट लें। यस यस, तो मौका है आज, कल बेटियों के लिए है, आज बेटों के लिए है तो कल बेटियों के लिए है, वो भी बेनिफिट लेंगे। और आज असल में 2 लेक्चर्स डिसाइडेड थे, लेकिन हमारे दूसरे गेस्ट अमेरिका से आए हैं जस्ट टू सी इंडिया, हैदराबाद देखने के लिए आए थे। तो शाहीन का नाम सुने यहाँ आए, वो फेमिलियर नहीं है यहाँ से, इंडिया से फेमिलियर नहीं है, तो वो एड्रेस नहीं करेंगे अभी, सिर्फ हम डॉक्टर साहब से सुनेंगे। ठीक है, इंजॉय कीजिए। ये हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं और आपको लेक्चर भी शुरू किए हैं। एग्ज़ाम फोबिया इज़ द टॉपिक, मैं खुद भी बैठकर सुनूंगा और बेनिफिट लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रोग्राम के बाद इंट्रोडक्शन वगैरह डिटेल होगा, और फिर एक मरतबा हमारे अमेरिका से आए हुए गेस्ट का, डॉक्टर साहब का, डॉक्टर कोंडा साहब जो इंट्रोड्यूस किए हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे प्रोग्राम के बाद। सो जैसे हम कह रहे थे कि हमारी जो तैयारी होती है, हमारा जो माइंडसेट होता है, 4 साल मेहनत करके अगर कोई स्पोर्ट्समैन अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं, तो आप और मैं तो 12 साल से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस, हम कितने रेडी होने चाहिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शाहीन इंस्टीट्यूशन के बहुत जल्द आप एक्स स्टूडेंट कहलाओगे। कुछ महीनों बाद, महीने बाद भी नहीं, जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाते हैं, यू विल बी रेफर्ड एज द एक्स स्टूडेंट्स ऑफ शाहीन। यू विल बिकम ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ शाहीन। और सिर्फ इंडिया में नहीं, लेकिन देश के कोने कोने में शाहीन का नाम गूंजता है एज फार एज रेसिडेंशियल स्कूलिंग, बोर्ड प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन की जब नाम ली जाती है, सो शाहीन डेफिनेटली इज इन द टॉप 5 लिस्ट एंड मोस्ट अवेटेड एंड कवेटेड इंस्टीट्यूशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए तो जोरदार ताली हो जानी चाहिए।
और इस इंस्टीट्यूशन के आप एक्स स्टूडेंट बनने वाले हो, ब्रांड एम्बेसडर्स बनने वाले हो। सो यहां से जो वैल्यूज, यहां से जो कल्चर आप लेकर जा रहे हो, अभी आप दूसरे एरिया में जाके वो शेयर करोगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में तो ऑलरेडी बताया गया है, 27 साल से रीच आउट हो रहा हूं। स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। आई हैव एनिमेटेड मोर देन 1 million स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। और इन सभी जगहों पर जब हम घूमते हैं, जब भी हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो बार बार जब बोर्ड एग्जाम की बात आती है तो पता नहीं कौन सा स्ट्रेस मन में घुस जाता है। यह एग्जाम में ऐसा अलग क्या है जो आपने अभी तक नहीं किया है? बोर्ड एग्जाम। आप सर पे बोर्ड लेके एग्जाम लिखने जाने वाले हो? नहीं। क्या यह एग्जाम आप किसी बोर्ड पे लिखने वाले हो? नहीं। जब आप ये एग्जाम से गुजर के उस तरफ जाओगे, आप रियलाइज करोगे कि आपके जीवन के ये 2 10th और 12th के एग्जाम सबसे आसान होते हैं, क्योंकि दिस आर टेक्स्ट बुक ड्रिवन एग्जाम्स। जब आप अपने अपने मेडिकल फील्ड में या जो भी फील्ड आप चूज करते हो उसमें आगे जाओगे, वहां पर आप देखोगे आपको बहुत ही मोटी मोटी किताबें दी जाती हैं, रेफरेंस दी जाती हैं, अपने अपने आंसर ढूंढो। ये एक एग्जाम है जो टेक्स्ट बुक ड्रिवन है। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ आने वाला है नहीं, जो भी आएगा टेक्स्ट बुक से ही आएगा। और एक बात शेरो शायरी में भी खूब जो एमसी थे वो कह गए, मैं जब 10th और 12th में था ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी, मैंने तो सोचा था रट्टा मारना ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन रटने से कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि टाए टाटा रोज रटता हूं प्रभु, रात दिन पुस्तकों के पन्ने पलटता हूं प्रभु, भाग्य में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। तो यह समय रटने का समय नहीं है। जिस तरीके से आपके टीचर्स ने जी जान एक करके आप तक सारा इंफॉर्मेशन लाया है, जो भी आपको तैयारी है वो सब हो चुकी है। अभी बस जाके आपको ये आखिरी खेल खेलना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जब हम तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, ओके, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, नेक्स्ट स्लाइड। 2 जोन हैं जिसमें हम जूझते रहते हैं, एक पेंडुलम की तरह। वी आर ऑसिलेटिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, कंफर्ट जोन एंड एफर्ट जोन। समझाने के लिए एक दृश्य दिखाता हूं, नेक्स्ट स्लाइड। ये एक बैट्समैन है जो दिन रात नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस बहुत किया है, और नेक्स्ट स्लाइड, अभी वो अपने देश के लिए बैटिंग करते हैं। हेलो, पूरी बात तो सुनो। अभी मुझे बताएं, प्रीवियस स्लाइड, पहला वाला स्लाइड, नेट प्रैक्टिस, नेक्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड। अभी इसमें इस बैट्समैन का कंफर्ट जोन कौन सा है और एफर्ट जोन कौन सा है? तो जो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे वो क्या था? कंफर्ट जोन। और ये वाला, अफसोस, गलत जवाब। अच्छा हो गया आप और मैं कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं, आप 1 करोड़ के सवाल पे आके हार जाते। प्रीवियस स्लाइड, ये इस बैट्समैन का एफर्ट जोन है। यहां इन्होंने दिन रात मेहनत कर ली है, तो बैटिंग इनका कंफर्ट जोन हो जाता है। मेहनत यहां पर भी है, पसीने यहां पर भी बहता है। पसीना छोड़ो, अगर सचिन तेंदुलकर का पहला मैच देखते हो तो खून भी बहता है, लेकिन फिर भी ये कंफर्ट जोन है, क्योंकि बैट्समैन ने जो मेहनत करनी थी वो नेट प्रैक्टिस में कर ली है। और एक उदाहरण देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अरिजीत सिंह गाने तो सुने ही होंगे, एग्जाम के पहले इनके गाने नहीं सुनना, ओके, क्योंकि वो शेरो शायरी में भी वो बोल के गए कि होश वालों को खबर, ऐसे गाने अभी नहीं सुनने हैं। आशिकी के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी 10th बोर्ड में आशिक मत बन जाओ,
वरना आपका रिजल्ट दीवानों जैसा आएगा। तो अभी कंट्रोल उदय, कंट्रोल। तो जब आप अरिजीत सिंह का नाम सुनते हैं, ये घंटों रियाज करते हैं, रियाज करते हैं, रियाज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये लाखों लोगों के सामने लाइव परफॉर्मेंस करते हैं। अभी आप मुझे बताएं, ये जब रियाज करते हैं ये कौन सा जोन है, और जब ये लाखों लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करते हैं ये कौन सा जोन है? दिस इज हिज कंफर्ट जोन। एंड जब वो प्रैक्टिस करते हैं दैट बिकम्स हिज। चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट सर, एक ही स्लाइड में समझ गए। तो जब नेक्स्ट स्लाइड, जब आप रिवीजन करते हो, जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, जब आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हो, अभी जो आपकी एग्जाम तैयारी चल रही है, नेक्स्ट स्लाइड, और 3 घंटे का एग्जाम। प्रीवियस स्लाइड, ये कौन सा जोन हुआ? और 3 घंटे का एग्जाम। ये गणित को समझो, अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिक्स। जितनी मेहनत करनी है, जितना स्ट्रेस लेना है अभी, एग्जाम वाले दिन नहीं। पता चला मैं एग्जामिनेशन हॉल पहुंच गया और मैं बगल वाले को पूछ रहा हूं यार आज पेपर कौन सा है, तो उस दिन तो पूरा एफर्ट जोन होने वाला है। दिस इज द टाइम फॉर यू टू इंक्रीज योर एफर्ट। दुगना करना है। एग्जाम के बाद नाखून काटने से भी मार्क्स नहीं मिलते, एग्जाम के बाद बाल नोचने से भी मार्क्स नहीं मिलते। जितना मेहनत करना है वो अभी आपने करना है। अभी करोगे तो एग्जाम के जो 3-3 घंटे हैं वो कंफर्ट जोन होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दो ऑप्शंस हैं अभी आपके पास। आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आपके पेरेंट्स की एक ही तमन्ना है कि आज से और अभी से आप बचपना ना खोइए। याद रहेगा? बचपना मत खोइए। राइट हैंड अप, राइट हैंड अप, राइट हैंड अप। आपके राइट साइड में जो बैठे हैं उनके पीठ पे हाथ रखिए और उनके कान में कहिए बचपना मत खोलो। लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट साइड में बोलो बचपना मत खोइए। ओके, राइट हैंड अप। अभी राइट साइड वाले को बोलो बचकानी हरकतें बंद कर। लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट साइड में बोलो बचकानी हरकतें बंद कर। ये कोई आके जगा रहा है, 5 बज गया, क्लास का टाइम हो गया, 12 बज गया, खाना खा ले, 8 बज गया, रिवीजन कर ले, अभी ये समय चला गया। बचपना मत खोइए। रिमेन एज इनोसेंट एज यू आर, लेकिन गिव अप ऑन योर चाइल्डिश वेज। आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये तैयारी तो कर रहे हैं, 12th बोर्ड की कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, लेकिन मन में ख्वाहिश है कि आप इंडिया के लिए कोई स्पोर्ट खेलें, अपने देश के लिए कोई स्पोर्ट खेलें। हाथ ऊपर मत करो, क्योंकि अगला सवाल सुन के आप थोड़े चौंक जाओगे। अगर आप सच में इंडिया के लिए खेलना चाहते हो तो क्या सुबह 5 बजे आप ग्राउंड पे नजर आते हो? अगर आप सुबह 5 बजे ग्राउंड पे नजर आते हो और ये अनुशासन आप में है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड के 2-2 हफ्ते पहले भी स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पोर्ट्स में पार्ट लेकर के मेरिट में आए हैं। तो स्पोर्ट्स बंद करने से मेरिट में मार्क मिलते, ये बात नहीं है, टाइम मैनेजमेंट की बात है। खेल कूद करके भी बच्चे स्पोर्ट्स में या मेडल्स हलाते हैं। प्रायोरिटी देना पड़ता है टाइम को। आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत अच्छा सर्जन बनना चाहते हैं, रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं। 8 घंटे की आपका अनुशासन होना चाहिए, योर सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ सेल्फ स्टडी। बोर्ड एग्जाम तो अभी हो जाएगा। यहां तो टीचर्स, शाहीन के टीचर से हम मिले हैं, यहां के स्टडी सिस्टम को हमने देखा है, बिल्कुल सेरेलैक की तरह खाने को बिल्कुल प्री डाइजेस्टेड करके आपको खिला रहे हैं। इतनी मेहनत शाहीन के बाहर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं लेते हैं, वहां खुद मेहनत करनी पड़ती है।
और यस, टीचर्स के लिए ताली बजा सकते हैं आप। यू नो, ऑडियंस जब बिना बताए ताली बजाता है, इसका मतलब मैसेज पहुंच गया। और बीच बीच में जब आपकी तालियां बज रही हैं, मुझे खुशी ये हो रही है कि आप तक मैसेज पहुंच रहा है। सो जब बचकानी हरकतें हम बंद करने की बात करते हैं, यहां 8 घंटे अनुशासित रूप से सेल्फ स्टडी करने का अनुशासन हमें होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को, और जिस किसी देश से आप आए हो, सबको अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर की जरूरत है। फिर आप में से कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, स्टार्टअप करना चाहेंगे, और हमारे देश में तो बहुत जरूरी है कि नौकरी खोजने वालों से ज्यादा नौकरी देने वालों की जरूरत है। सो यू कैन ऑल्सो बिकम अ स्टार्टअप। लेकिन अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको तो 24 घंटे सतर्क रहना पड़ेगा। तो चॉइस करें। इसीलिए वो समय चला गया जब कोई और हमें सुबह में जगाए। अभी खुद जागना भी जरूरी है। इन बचे हुए दिनों में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आपके लिए चंद सुझाव हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स रेज अस अप, प्लीज डोंट लेट देम डाउन। पेरेंट्स एंड टीचर्स रेज अस अप, प्लीज डोंट लेट देम डाउन। ये एक एग्जाम है जिसमें बहुत सारे लोगों का जो आंख है, जो सर है, वो फक्र से ऊपर हो जाता है, खास करके आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स। तो बहुत लोगों ने आपसे उम्मीदें लगाई हैं। मैं आप पे स्ट्रेस नहीं बिल्ड कर रहा हूं, दिस इज यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस। कुछ कर दिखाइए। तो इस बोर्ड एग्जाम में आपका कंपटीशन कौन है? आप किसके साथ कॉम्पीट कर रहे हो? किसके साथ? किसके साथ? अपने आप के साथ। दिस शुड बी योर बेस्ट एग्जाम and the best result that you've had in your 12 years. You are not competing with the rest of the country. You're not competing with the rest of the board. ये आपका कंपटीशन आपके साथ ही है। सो यहां पे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बहुत कहानियां हमने देखी हैं और सुनी हैं। चंद साल पहले जिसने सीबीएसई बोर्ड को टॉप किया था, उस लड़के की कहानी ये थी कि 9 लोग उसके परिवार में, 10 बाय 10 का कमरा, टॉयलेट घर के बाहर, घर में छोटी सी मोरी जिसमें वो नहाते थे, और घर के सभी सदस्य रोज सुबह काम पे जाते थे। तो ये स्कोप ही नहीं कि ये लड़का जो दिन में काम भी करता था, पढ़ाई भी करता था, रात में ही उसको पढ़ने का समय मिलता था। और रात में पढ़ते समय वो लाइट ऑन नहीं कर सकता था, क्योंकि बाकी के 9 लोग सो रहे हैं, उनको सुबह में जाग के काम पे जाना है। तो अपने ही मोरी में, वॉशरूम में, वो बकेट को उल्टा करता था, वो उसका टेबल हो जाता था, और उस बाथरूम वाले लाइट में पढ़ाई उसने कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट किया कि उसने सीबीएसई बोर्ड को टॉप भी किया। तो अभी आप मुझे बताएं, पोर्शन वही था, टेक्स्ट बुक वही थे, और हालात ऐसे थे, लेकिन फिर ये लड़के ने कुछ कर दिखाया। तो अभी आप बात को समझो। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आने वाले दिन जो हैं, ये पूरा आपका माइंड गेम है। जितनी तैयारी होनी थी हो चुकी। अभी अपने मन को स्ट्रांग बनाओ। दिस इज नथिंग बट अ माइंड गेम। जैसे सर ने अभी उदाहरण आपको दिया इंट्रोडक्शन में, जब सर बात कर रहे थे, वो कहते हैं बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के बाद जब सर पूछते हैं, अरे ये वाला क्वेश्चन तुमने सॉल्व क्यों नहीं किया, ये तो बड़ा आसान था, और स्टूडेंट कहता है पता नहीं सर, ब्लैंक हो गया, इतना आसान चीज मेरे से रह गया। तो ये ब्लैक आउट या ब्लैंक आउट नहीं होना चाहिए। इसके लिए माइंडसेट पे काम करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिनिश लाइन के बहुत नजदीक हो आप। 12 साल की तैयारी है और अभी आप फिनिश लाइन के पास हो। फिनिश लाइन के पास सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। अभी आराम का समय नहीं है, सबसे ज्यादा जोर। नेक्स्ट स्लाइड। योर माइंड गेम, योर माइंडसेट, अ ग्रोथ माइंडसेट, अ पॉजिटिव माइंडसेट आता कैसे है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उदाहरण के लिए टेस्ट मैच होते हैं, वनडे होते हैं और T20 होते हैं। गेम तो एक ही है, क्रिकेट।
लेकिन टेस्ट मैच खेलने का जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है। वनडे का माइंडसेट अलग होता है, T20 का माइंडसेट अलग होता है। 5 डे टेस्ट में बैट्समैन को पूरा दिन मिलता है सेट होने के लिए। वनडे में 5 से 10 ओवर बैट्समैन ले सकता है सेट होने के लिए। 2 से 3 ओवर बॉलर डाल सकता है सिर्फ लाइन और लेंथ एडजस्ट करने के लिए। लेकिन T20 में बॉलर को 1 ओवर मिलता है, बैट्समैन को भी 1 ओवर मिलता है सेट होने के लिए। क्योंकि अगर T20 में बैट्समैन ने 10 ओवर ले लिए सिर्फ सेट होने के लिए, और T20 में बॉलर ने 10 ओवर तो उसको मिलते भी नहीं है सेट होने के लिए, वो गेम में से ही आउट हो जाएंगे। अभी आप जो गेम खेल रहे हो वो T20 है। कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। पलक झपकते आपका बोर्ड एग्जाम तो शुरू भी हो जाएगा। तो अभी जो माइंडसेट होना चाहिए वो आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैसे से ज्यादा क्यों? दिस इज द मोस्ट ऑपरच्यून टाइम इन इंडिया फॉर यू टू गेट इन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अभी के बाहर के दुनिया के लिए अभी हमको अगर बुलाया गया है क्योंकि हम बाहर वाले हैं। इस गेट के बाहर आपका क्या इंतजार कर रहा है वो नजारा दिखाने के लिए हम यहां खड़े हैं। गेट के अंदर जो होता है, यहां के टीचर सक्षम हैं और पूरी शिद्दत से उन्होंने आपको वो सब इंफॉर्मेशन दिया है जिसकी आपको जरूरत है। इस गेट के बाहर गोल्डन टाइम इज वेटिंग फॉर यू। यू आर एंटरिंग इनटू अ गोल्डन फेज। सही मायने में ये तो अभी राइज है ऑफ इंडिया और उसमें आप कदम रख रहे हो। बट इन दिस एंडेवर ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ दिस गेट, you need to think global and act local. So think global and act local. Next slide. You need to focus on understanding, क्योंकि बहुत दौर से हम गुजरे हैं। कहते हैं एक जमाने में लोग पत्थर घिसते थे और आग होती थी। अभी कोई पत्थर नहीं घिसता, ओके, लेकिन स्टोन एज था। Then there came a time when the whole planet Earth was covered with ice. And that is called the ice age. बर्फ जम गई थी, उसमें से भी हम लोग बाहर आ गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये दौर तो हम सब ने देखा है, जिसको कहते हैं कोविड का दौर। आइस एज, स्टोन एज, ये सब हमने नहीं देखा है, लेकिन कोविड का दौर हमने देखा है। इतिहास में हम भी जुड़ गए हैं। अ टाइम व्हेन द होल वर्ल्ड केम टू अ स्टैंड स्टिल। वी हैव विटनेस्ड दैट। हम इसमें से भी बाहर आ गए। तो इसका मतलब, नेक्स्ट स्लाइड, it is survival of the fittest. अफसोस, गलत जवाब। अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सही है, नेक्स्ट स्लाइड, तो ये जानवर कहां चला गया? उसके जमाने का सबसे फिट, सबसे फिट, सबसे फिट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अगर सही है तो ये कहां चले गए? नेक्स्ट स्लाइड। पहले के जमाने में, अभी के जमाने में, आने वाले जमाने में अगर कोई सरवाइव करेगा तो इट इज ओनली सर्वाइवल ऑफ द अडेप्टेबल। समय के अनुसार जो अपने आप को परिवर्तित करते हैं वो बच जाते हैं। अभी समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करो। अभी गेम चेंज हो रहा है। अभी 5 डे 1 डे नहीं, अभी T20 है। समय कम है और इस कम समय में मैक्सिमम एनर्जी डाल के हमको रिजल्ट्स लाने हैं। सो द पॉइंट इज टू बिकम अडेप्टेबल। याद रहेगा? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन के लिए कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। उंगलियों को टच कीजिए, ऐसे उंगलियों को टच कीजिए, नीचे रखिए, गोद में रखिए, हवा में रखने की जरूरत नहीं, नीचे रखो। हर रोज 9 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए? 9 मिनट के लिए आप ऐसे बैठने का प्रैक्टिस करो। ओके? 3 चीजें होनी शुरू होती हैं जब आप उंगलियों को इस तरह से टच करके बैठते हो। 1, इट एनहांसेस योर मेमोरी। 2, it enhances your concentration. 3, it improves your cognitive skills.
सो तीन चीजें हो रही हैं एक ही एक्सरसाइज में, और बैठना कितना 9 मिनट के लिए है। अभी आप कहेंगे सर 9 मिनट, हमारा बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है, नीट की तैयारी चल रही है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 9 मिनट है क्या? 9 मिनट का समय निकालो और इस तरीके से बैठना शुरू करो। ये कोई नई की हुई इजाद नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है। क्योंकि सिंबॉलिक साइकोलॉजी कहता है कि आप और मैं प्रकृति से बहुत जुड़े हुए हैं। 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में हमें सिखाया गया था कि प्रकृति के 5 तत्व हैं। देयर आर 5 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर, स्पेस, ईथर एंड अर्थ। और आप और मैं सेम धरती की तरह इन 5 तत्वों से बने हैं। सिंबॉलिक साइकोलॉजी कहता है जब आप ऐसे बैठते हो, आप बिल्कुल पृथ्वी की तरह संतुलित हो जाते हो। We become balanced like Mother Nature. All the best कहना है तो अपने आप अंगूठा ऊपर आता है, इसमें सोचना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिंबॉलिक साइकोलॉजी कहता है योर थंब रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट ऑफ फायर। ऑल द बेस्ट, आई एम गिविंग यू माई फायर, फायर अप। अगर किसी को डायरेक्शन देना है, किसी को दिशा बतानी है, तो बिना सोचे समझे ये उंगली ऊपर आ जाती है, यहां से वहां। इधर रेलवे स्टेशन जाना है, सर आप ऐसे जाओ वैसे जाओ। क्यों 5 उंगली ऐसे बताओ, आप ऐसे जाओ वैसे जाओ, वहां से सीधे जाओ। ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये तुरंत समझ में आता है। और जितने टीचर यहां मौजूद हैं, ये डायरेक्शन की उंगली की ताकत, अगर क्लास में कोई टीचर ने ऐसे कहा तो वो छोड़ो, पूरा क्लास ठंडा हो जाता है। डायरेक्शन, एयर, वायु। सबसे ऊंचा उंगली, द टॉलेस्ट फिंगर, रिप्रेजेंट स्पेस, ईथर। एक्सक्यूज मी, एलिमेंट ऑफ, अरे वाह, आप लोग सिंबॉलिक साइकोलॉजी पढ़ लिए क्या? क्या कॉमन सेंस है यार। दिस रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट ऑफ वाटर। 5 उंगलियों को अगर फ्लैट रखते हो और एक एक उंगली को उठाते हो, तो रिंग वाली उंगली उठानी आसान नहीं होती है, हैवी है। दैट इज प्लैनेट अर्थ, अर्थ, पृथ्वी। तो 5 उंगलियों को जब ऐसे टच करते हो, जल्दी से टच करो, संतुलन बनना शुरू होता है। 9 मिनट्स एवरी डे, वी आर बैलेंस्ड। और ऐसे बैठने से क्या होता है? मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉग्निटिव स्किल्स। अब जब आप रिवीजन कर रहे हो, आप कैसे अप्लाई करोगे? मान लीजिए आपने मैथ्स की एग्जाम की तैयारी कर ली, आपने रिवीजन कर लिया, अभी आप थोड़ा इंग्लिश पढ़ना चाहते हो। लेकिन जब इंग्लिश खोलते हो ना, पहले 5 मिनट के लिए तो इंग्लिश में भी मैथ्स ही दिखाई देता है। मैथ्स बंद करते हो, साइंस शुरू करते हो, पहले 5 मिनट के लिए साइंस में भी मैथ्स ही दिखाई देता है। तो जब आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज करते हो, 1 मिनट के लिए ऐसे बैठो। तो मैथ्स बंद किया, उंगलियों को टच किया, 1 मिनट के लिए बैठो, उसके बाद इंग्लिश खोलो। इंग्लिश की पढ़ाई हो गई, 1 मिनट के लिए ऐसे बैठो, नेक्स्ट सब्जेक्ट ओपन करके पढ़ाई शुरू करो। एग्जाम के समय आपको पहले दिया जाएगा आंसर शीट, जिसमें रोल नंबर लिखना है, सारे डिटेल्स लिखने हैं, मार्जिन ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लो। और फिर आप वेट करोगे क्वेश्चन पेपर का। वो जो टाइम मिलता है ना बीच में, आप ऐसे बैठो, और जैसे क्वेश्चन पेपर आता है, सॉल्व करना शुरू करो। आर वी क्लियर? So one exercise you can use in different places. Next slide please. इस समय में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। आपके चेहरे को देख के कभी कभी डर लगता है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। क्यों? अब बोर्ड एग्जाम है सर। हेलो, आप स्टूडेंट हो, कूली नहीं। आप कौन सा ऐसा बोझ उठा रहे हो? थोड़े हल्के हो जाओ और स्माइल करो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोग्राम योर माइंड, थोड़ा कंप्यूटर लैंग्वेज में कहते हैं। समय थोड़ा है तो अपने प्रोग्रामिंग में ध्यान देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इस समय में कोई ना कोई बोर्ड गेम खेलो जो यहां इंस्टीट्यूशन में अलाउड है। अगर नहीं है तो एक बोर्ड पे, एक टेबल पे बैठो और रोज 5 मिनट के लिए नॉन एग्जाम वाली चर्चाएं करो। 5 मिनट के लिए, वहां पे एग्जाम की बात नहीं, 5 मिनट के लिए नॉन एग्जाम की बातें।
एग्जाम की बातें नहीं, दिन में कितने दिन मिनट के लिए? हाँ, 5 घंटों के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज आपने बनाना है आपका मार्कशीट। आज उसमें टर्म एग्जाम्स, प्रीलिम एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स लिखो। अरे आप कहेंगे हमारा रिजल्ट तो जून में है। अरे जून में तो बोर्ड रिजल्ट देगा। आप आज तय करो कि आप कितना स्कोर करना चाहते हो आज। लेकिन ये एग्जाम यहां खत्म, ये सुझाव यहां खत्म नहीं हुआ। नाम, डेट, आपका सिग्नेचर, सारे सब्जेक्ट्स, मार्क्स लिखकर आपको एक ऐसे जगह पे चिपकाना है। वो बेड हो सकता है, आपका बंक हो सकता है, आपका स्टडी टेबल हो सकता है, जहां आपको दिखाई दे। रोज अपने मार्क्स को देखने की आदत डालो। 27 साल में ये एक्सरसाइज मैंने, आई डन दिस विद मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने सबका फीडबैक नहीं लिया है। फीडबैक मैंने सिर्फ पहले साल लिया था, 27 साल पहले। ये सुझाव मैंने दिया था बच्चों को और उनसे कहा कि लिखो और पेपर लगाओ दीवार पे और देखते रहो और पढ़ाई करते रहो। उसके बाद रिजल्ट वाले दिन मैं स्कूल गया फीडबैक लेने और मैं गेट पे खड़ा था। मैंने ये क्लास कंडक्ट किए हुए 9 महीने गुजर चुके थे। कुछ बच्चे मुझे देखकर ऐसे देख रहे थे कि अरे इस अंकल को तो कहीं देखा है। कुछ बच्चे भाग के आए और कहा सर सर आप आए थे हमारे स्कूल, आपने वो मार्कशीट बनाने को बोला। ऐसे हाँ हाँ जाओ पहले मार्क लेकर आओ, रिजल्ट लेकर आओ। तो सबके सब भागते हुए गए। बाद में 100 से ज्यादा की झुंड आके मेरे तरफ हो गई। कैसे हैं सर, हाउ आर यू सर, व्हाट आर यू डूइंग सर, ये सर वो ठीक है, लेकिन मुझे तो फीडबैक चाहिए था। तो मैंने भी बड़े झुकी आवाज में उनसे धीरे से प्यार से पूछा, वो मार्कशीट जो बनाया था उसका कुछ फायदा हुआ क्या? कुछ लड़के लड़कियां हंसने लग गई। अरे मैं परेशान हो गया, क्यों हंस रहे हैं? छोड़ो ना सर आप भी। ऐसे क्यों, क्या हुआ? वो कहते हैं जिस दिन हमने ये पेपर बनाया उसी दिन वो पेपर खो गया। मैंने कहा वाह भाई, थैंक यू सो मच। अभी फीडबैक लेना पड़ता है, जैसे है वैसे। कुछ बच्चों ने कहा सर पता है हमने क्या किया, सारे मिनिमम मार्क लिख के रख दिए, क्योंकि इतना तो मिलेगा मालूम ही था। कुछ बच्चों ने और खुशी से कहा सर आपको पता है हमने क्या किया, जिस दिन हमें लिखा उसी दिन हमको मालूम था नहीं मिलेगा। लेकिन चंद बच्चों ने जो मुझे कहा, मैंने 27 साल पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये चंद बच्चों ने मुझसे कहा सर गलती हो गई, जितना लिखा था उतना मिला, ज्यादा लिखना चाहिए था। अभी 12 फरवरी का आज का दिन है और चॉइस आपके पास है। कोई होमवर्क नहीं है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने कोई आज दोपहर को हमारे टीचर से रूबरू होने का मौका मिला, मैंने उनको कोई बताया नहीं है ये बात। तो कोई आपको कल शाहीन में नहीं पूछने वाला है कि ये आपका मार्कशीट कहां है। ये आपका जिम्मेदारी है। बचकानी हरकतें छोड़ो, बचपना रखो, बी इनोसेंट, और उसी इनोसेंसी के साथ कंप्लीट दिस असाइनमेंट ऑफ योर मार्कशीट। लिख लो अपने मार्क्स और डिक्लेयर कर दो। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बात गौर कीजिए और एक साथ दोहराइए। कैन यू प्लीज रिपीट दीज वर्ड्स अगेन टुगेदर इन कोरस? 1 2 3 गो। So your marks should be out of reach but not out of sight. Are you clear? मन में बहुत कुछ होता है, ये करना है वो करना है, लेकिन लिखने की हिम्मत करो। लिखने की हिम्मत करो और दीवार पे चिपकाओ जहां दूसरे भी देखें। लेकिन आप हिम्मत रखो कि आपको आपके मार्क्स पे विश्वास है। So your goals out of reach but never out of sight. Next slide please. आपका यहां सेट स्ट्रक्चर है। सुबह 5 बजे से लेकर के रात के एंड होने तक आपको एक टाइम टेबल दिया जाता है। जो टाइम टेबल आप फॉलो करते हो, शिद्दत से उसको फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन मेरा सुझाव है कि बोर्ड एग्जाम का जो टाइम है, जो भी टाइम में बोर्ड एग्जाम होते हैं, उस टाइम में
कल से आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए. दिस इज प्रोग्रामिंग योर माइंड, ताकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए, 10:30 बजे पेपर सॉल्व करना है. तो बोर्ड एग्जाम के दिन भी आप पेपर ही सॉल्व कर रहे हो. यू गेट प्रोग्राम्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम इन द डे टू डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. आर वी क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. बोर्ड की तैयारी है, बैग रखना है, आपका राइटिंग पैड रखना है, उसके साथ आपको आपका हॉल टिकट रखना है. ये सब चीजें हैंडी है, एक ही जगह पे रखो ताकि हर एग्जाम के पहले आपको स्ट्रेस ना हो, ये कहां रख दिया, वो कहां रख दिया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एक कहावत है कि जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं. वॉट यू सो सो शैल यू रीप. विश्वास है कि जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं. तो बोने की जब बात आती है, नेक्स्ट स्लाइड, हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है. इसमें हम जो भी बोते हैं वही हम पाते हैं. तो पहला बीज आपने बोया है आपका मार्कशीट, जो आपके मन में भी है और आपके आंखों के सामने भी. दूसरा है, सुबह जागते ही और रात को सोने से पहले अपने आप को ये शब्द बोलें, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर. थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज. सुनो रॉकेट साइंस. 100 साल से ज्यादा इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स ने उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है. तो ये आप पे कोई प्रयोग नहीं है, इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंट. चलो शाहीन के बच्चों को एक्सपेरिमेंट देते हैं और देखते हैं क्या असर होता है. ये ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड है. पावर वर्ड्स हैं. सुबह सुबह जो बीज बोते हैं या रात को सोने के पहले जो बीज बोते हैं वो जरूर प्रकट होते हैं. इसीलिए सुबह सुबह जाकर एक प्रार्थना कहना, नमाज का समय होता है, रात को सोने के पहले जो भी आपका करीबी जो नमाज में आप पढ़ते हैं वो बातों को दोहराना, जो भी प्रार्थनाएं आपको मम्मी डैडी ने सिखाई वो दोहराना. ये 2 समय हमेशा याद रखो, सुबह जागते ही और रात को सोने से पहले. सो सुबह जागते ही आप क्या बोलोगे, रात को सोने से पहले आप क्या बोलोगे, एंड यू विल एक्सपीरियंस सम अमेजिंग रिजल्ट्स as far as your memory, your concentration and your cognitive skills. Next slide please. एग्जाम का डाइट है, ऑफ कोर्स डाइट की चिंता नहीं है, क्योंकि यहां तो शाहीन में पिछले बार हमको भी थोड़ा चखने का चांस मिला, सो वी वर ऑल्सो वेरी हैप्पी. और पिछले 5 दिनों से यहाँ सिर्फ 6,000 नहीं, यहाँ 10,000 लोगों का खाना बन रहा था. सो डाइट इज टेकन केयर वेल ऑफ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जितना हो सके शक्कर से दूर रहिए, स्टे अवे फ्रॉम शुगर. खजूर खाना है, ज्यादा खाना है, खाइए. ओके, ड्राई फ्रूट्स एंड खजूर, ये सब चीजें, जैगरी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट स्टे अवे फ्रॉम शुगर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. चावल रोटी वेरी गुड फॉर हेल्थ, लेकिन कोशिश करें दोनों में से एक का ही ऑप्शन लें, क्योंकि एग्जाम के समय आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दिमाग में चाहिए. अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे डाल दिया तो यहां एनर्जी जाएगी नहीं फॉर मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन. सो मेक अ चॉइस, आइदर राइस और व्हीट, चपाती, मेक योर चॉइस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद, पढ़ाई के पहले केले जितने हो सके, खजूर जितना हो सके आप उसका इस्तेमाल करें. 6-6 घंटे के टेनिस मैच चलते हैं, 6-6 घंटे के टेनिस मैच, पूरा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है. और हमने देखा है कि वो टेनिस प्लेयर या तो पानी पीता है या ब्रेक में केला खाता है. And it has a good source of all vitamins, minerals and energy that you need. कोशिश करें, ऑफ कोर्स वो तो स्कूल भी देखभाल करता ही होगा, कि एग्जाम के पहले बहुत पेट भर के ना जाएं, क्योंकि फिर एग्जाम के समय में बहुत अच्छे अच्छे सपने आएंगे. ओके, तो अगर कोई चीज खाना है तो केले खाइए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आपका नींद उतना ही जरूरी है जितनी आपकी बोर्ड की तैयारी. ये जो बच्चे ब्लैंक आउट होते हैं या पैनिक अटैक होता है, एग्जाम के पहले ब्लैंक हो जाते हैं, ये वही होते हैं जिनकी नींद अच्छी नहीं हुई है. सो इफ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड you will have a panic attack. If you are well rested, you won't have a panic attack. तो जब आपके लाइट आउट्स हो जाते हैं और सोने का समय हो जाता है, प्लीज आंख बंद करके सो जाइए.
जब अलार्म बजती है जागने का समय हो जाता है, जाग जाइए. यू नीड टू बी वेल रेस्टेड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. प्लान्स पोस्ट एग्जाम. बहुत सारे प्लान्स हैं. नेक्स्ट स्लाइड. मेडिसिन की तैयारी कर रहे हो तो याद रखें, पूरा मेडिसिन का जो झुकाव है अभी आयुर्वेद की तरफ है. ओके वो दिन चले गए जब एमबीबीएस फर्स्ट ऑप्शन हुआ करता था, बीडीएस नहीं हुआ तो मैंने बीएमएस कर लिया. नाउ आयुर्वेद इज गेनिंग प्रोमिनेंस थैंक्स टू कोविड. लोगों को यह ध्यान हो चुका है कि हमारी प्रतिकार शक्ति, इम्यून सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन ऑल द रिसर्च डन इन मॉडर्न मेडिसिन. बिकॉज फॉर क्योर excellent, for emergency modern medicine, no doubt, but for prevention it is a lifestyle. Second, आपको ध्यान देना है on artificial intelligence, coding and robotics. तो जो छुट्टी का समय आपको मिलता है, gain as much as information as possible in fields of communication, in fields of artificial intelligence, in fields of robotics and in fields of coding. Whatever field you choose, even in medicine, you will need a good sound background of AI, coding and robotics. Demography is changing. लेकिन अभी ये सब चीज सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोस्ट एग्जाम के लिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और शाहीन में भी ये कल्चर है कि बहुत सारे एक्सपर्ट से आपको एक्सपोज किया जाता है. जिस किसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो, टॉक टू दी एक्सपर्ट्स. जब सलाह ले रहे हो तो सही लोगों से सलाह मशवरा करो. टॉक टू दी एक्सपर्ट्स इन द फील्ड दैट यू वांट. सो क्विकली, लास्ट स्लाइड प्लीज. बी अडेप्टेबल. 9 मिनट्स का एक्सरसाइज आपको बताया गया है. डेली अफर्मेशन एक साथ बोलेंगे. एवरी डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर. मार्कशीट दीवार पे लगाना है, ब्लैंक नहीं, उसमें मार्क्स लिख के दीवार पे लगाना है. सो मार्कशीट वाला एक्सरसाइज भूलिएगा नहीं. रेस्ट वेल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी. हम हो सकते हैं कि हम पूना में हैं, लेकिन जब बिदर के बच्चों का नाम पेपर में आता है, हमारा भी घर वहां पुणे में फूल जाता है. सो वी आर प्राउड बिकॉज दिस इज अ कम्युनिटी. सो यहां पे जब हम ये सब जान लिए हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. आप ये जो अभी मैंने आपसे बातें की हैं, आप करने वाले हो, करने वाले हैं. अगर आप यस कह रहे हो तो मुझे यस क्लैप चाहिए. क्या क्लैप चाहिए? नहीं, वेट करो, बताता हूं. 3 बार ताली बजाओ, 3 बार. अरे ज्यादा बज गया, कंट्रोल उदय. सिर्फ 3 बार. 1 2 3 गो. एक साथ, टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए. 1 2 3 गो. अरे 1 2 3 गो तो बोलने दो. 1 2 3 गो. 3 बार पैर को थपथपाइए जोर से. हाथ ऊपर उठा के कहिए यस. अरे वो पहले वाला जोश चाहिए. जब मैं और डॉक्टर कोंडा आए तो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल ने हमें ऑफिस बुलाया है, और मैंने कहा आप जाओ, मैं यहीं वेट करता हूं, क्योंकि यहां स्टेज पे तो आग लगी हुई थी और आप भी झूम रहे थे. अरे वो वाला यस चाहिए. जोर से 1 2 3 गो. हाँ. अभी आप यस क्यों बोल रहे हैं? लगता है इनका सेशन खत्म हो गया. यस. आप यस क्यों बोल रहे हो? कि जो भी आपने समझा है आप करने वाले हो. 3 बार ताली बजा रहे हो अपने ध्यान को लाने के लिए. ये 3 बार पैर क्यों थपथपा रहे हो? फेविकोल का मजबूत जोड़ है, छूटेगा नहीं. आज रात को एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करेगा और पूछेगा, ये 9 मिनट ऐसे बैठने से क्या होगा? वो कहेगा कुछ नहीं होगा. मुझे भी ऐसा ही लगता है. तो एक तो अपनी बंधी हुई थी, अभी उसके भी बांध दी. रात को सोने से पहले एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछेगा, तुझे लगता है कि दीवार पे ऐसे मार्क्स लगाने से मार्क्स मिल जाते हैं क्या? वो कहेगा मुझे बिल्कुल नहीं लगता. तुझे भी नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता. हम एक दूसरे की खूंटी को पकड़ के बांध के चलते रहते हैं. ब्रेक द चेन. ये सोच से आजाद होना बहुत जरूरी है कि ये मुमकिन नहीं है. ये सोच से आजाद होना जरूरी है कि मैं नहीं कर सकता. ये सोच से आजाद होने के लिए तैयार हो? आजादी ऐसे चेयर पे बैठ के थोड़ी मिलती है. खड़े हो जाओ. ऑन द काउंट ऑफ 3
ऑन द काउंट ऑफ 3, 3 बार ताली बजाना है, 3 बार पैर को थपथपाना है, हाथ ऊपर उठा के कहना है यस। 1 2 3 गो। ये आपके लिए था। हमारे जो टीचर्स हैं सारे यहां मौजूद नहीं है, कुछ लोग अभी अभी बिल्डिंग में हैं। दिल से आवाज निकलेगी, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। जितने मेहनत हमारे टीचरों ने हमारे लिए की है, शाहीन ने हमारे लिए की है, एक यस क्लैप इंस्टीट्यूशन के लिए बनता है नहीं बनता है? 3 times clap, 3 times start your feet, hands up in the air, 1 2 3 go। आपके लिए हो गया, टीचर के लिए हो गया। अभी मम्मी डैडी थोड़े दूर दूर हैं, लेकिन दिल से आवाज निकलेगी, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? Once for our parents who have done so much for us and for all the love we have for our mummy and daddy. 1 2 3 go। Thank you so much for your time. God bless us all. All the best to you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पास अभी पूना से तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर श्रीश पी सेबेस्टियन। पूना से हैं और पूना में हमारे कॉलेज के बिल्कुल करीब में हैं। ये दूसरी मर्तबा शाहीन में आए हैं। लास्ट टाइम आए थे तो मैं 5 दिन शक्कर छोड़ दिया था, तो अब सेकंड टाइम रिवीजन हो रहा है। हो सकता है 6 7 दिन 8 दिन 10 दिन हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आते रहिए और ये मिठास ख़त्म कर दीजिए, मतलब वो खाने वाली मिठास ख़त्म कर दीजिए। हमारी दिलों की मिठास, ज़बान की मिठास तो बढ़ाते रहना है। मैं चाहूँगा कि मैं गुलपोशी करूँगा, लाइए। और हमारे दूसरे मेहमान भी हैं वन आफ्टर अदर। फिर हम अभी जो हमारे स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर स्पोर्ट्स में जीत के आए हैं, उनको ऑनर करेंगे। बहुत दिन से पेंडिंग में था। इसी तरह हमारे डॉक्टर कोंडा साहब, इनके हम डॉक्टर साहब के हमारे बड़े पुराने रिलेशन हैं। इनके फादर प्रोफेसर कोंडा साहब से मैं कई साल से जुड़ा हुआ था। स्पोर्ट्स के स्टूडेंट जो हैं इसके बाद अमेरिका से आए हैं यहिया साहब। इनके लिए तो स्पेशल वेलकम करना है यस के साथ। से यस, प्लीज कम। जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड में आ जाएं स्टेज के। स्पोर्ट्स वाले हाई स्कूल, प्राइमरी एंड कॉलेज। अभी साथ ही साथ आदिल साहब आए हुए हैं हैदराबाद से, उनका भी इस्तकबाल होगा। इसी तरह अजीज कादरी साहब से भी मैं ख्वाहिश करूंगा वो यहाँ तशरीफ लाएं। इकबाल साहब हैदराबाद बेंगलुरु से आए हैं। अरे आइए ना, हमारे स्टाफ बोल रहे हैं कि इतने अहम मेहमान हैं, लाइए माशाल्लाह। इकबाल भाई का भी बेंगलुरु से आए हैं और शाहीन के बड़े पुराने वेलविशर हैं। 2-4 मरतबा इधर आए थे। वो देखने के लिए आए हैं शाहीन में किस तरह से काम हो रहा, उनका भी इस्तकबाल होता। जी, मुझे कुछ बोलने के लिए बताया गया है। माशाल्लाह बड़ी खुशी है। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे रखी गई, एग्ज़ाम फोबिया, किस तरह से तैयारी करना है, किन किन चीज़ों से एहतियात करना है। बिल्कुल मुझे याद आ रहा था कार्तिक रेड्डी के ताल्लुक से। कोरोना के ज़माने में कार्तिक रेड्डी हमारा स्टूडेंट, उस वक्त पूरी दुनिया रुके हुई थी, कार्तिक रेड्डी अपना काम नहीं छोड़ा था और हमारे लेक्चरर्स डेली क्वेश्चन पेपर बनाकर
घर तक भेजते थे, कार्तिक रेड्डी उसको सॉल्व करता था, फिर आदमी हमारा जाकर लेके आता था, यहाँ स्कैन करके रिजल्ट बनाकर डाउट क्लियर करते थे, फोन पे करते थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो स्ट्रगल करा पहले और एग्जाम में एंजॉय करा। ऑल इंडिया 9th रैंक लाया था, आप लोग सब जानते हैं कार्तिक रेड्डी, ऑल इंडिया 9th रैंक। ये जो अभी ये स्ट्रगल का टाइम है और एग्जामिनेशन में हमारे स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देके वापस आते रहते हैं। मैं पूछा लास्ट ईयर कि कैसा गया, तो बच्चे बता रहे थे कि सर वो शाहीन में जो हम टेस्ट देते थे उससे 10% ईजी गया हमको, और जो रूटीन मार्क्स आते थे उससे 10-20 मार्क्स ज्यादा आएंगे। सबका यही ख्याल है, सबका ये ख्याल है। मैं नांदेड़ वगैरह में गया तो पता चला वहां पर इंस्टीट्यूशन वाले आसान पेपर निकालकर बच्चों को साल भर बेवकूफ बनाते हैं, और बच्चे जो है एग्जामिनेशन में स्कोर कम कर देते हैं, वो गलती होती है। तो यहाँ पे टफ क्वेश्चन पेपर होता है, जो रूटीन होता है नीट का उससे थोड़ा सा और ज्यादा स्टैंडर्ड होता है, और उसकी प्रैक्टिस करने वाले हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जामिनेशन की अहमियत, ये बोर्ड एग्जामिनेशन की अहमियत खत्म होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। अब तो हम एग्जाम पास कराने के लिए कॉलेज नहीं चलाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बच्चे सब्जेक्ट को समझने वाले बने, सब्जेक्ट से एंजॉय करने वाले बने, ग्रेजुएशन में जाके उसमें रिसर्च करने की, समझने और समझाने की एबिलिटी उनमें आ जाए। बस रट के 10th पास कर लिए, रट के 12th पास कर लिए, ये सब बेकार है। गवर्नमेंट इतना आसान कर दी है पास करना, और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को ख्याल आया हम भी तरक्की करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिजल्ट अच्छा आता था, तेलंगाना गवर्नमेंट का रिजल्ट अच्छा आता था, तो यहां पर भी एक कमेटी बनी और क्वेश्चन पेपर को आसान कर दिए। इज इट ए सोल्यूशन? पेपर आप आसान कर देंगे, बच्चों को पास करके भेज देना। और कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल है, मेरा खुद का मानना है कि एग्जाम को आसान करते जा रहे हैं और एबिलिटी के बगैर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी जो एबिलिटी के बगैर आगे बढ़ रहे हैं वो नाकारा होते जा रहे हैं। 70% स्टूडेंट यूथ इंडिया में नॉन अटेंडिंग डिग्री कॉलेजेस अटेंड कर रहे हैं, 70%। तो तरक्की क्या करेंगे, तरक्की क्या करेंगे ये लोग? तो आप लोग ध्यान दीजिए, सख्त मेहनत करके जो चीज हासिल होती है उसमें मजा आता है, उसमें बरकत होती है, और ये माल प्रैक्टिस करके पास होने वाले कभी भी तरक्की नहीं करते। अफसोस है हमको, ऐसे इंस्टीट्यूशन बीदर में भी हैं, बीएड, बीएड, सीपीएड, बीपीएड, फार्मेसी, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एक लंबी लाइन है पूरी की पूरी, और बुलाया जाता है नौजवानों को तबाह करने के लिए, कारखाने लगे हुए हैं, बोलते हैं कि बस एडमिशन ले लो, पास करने की गारंटी हमारी। नॉन अटेंडिंग, ये है देशद्रोही असल, ये समाज को, जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, हर स्टेज से ये बात बोल रहा हूँ, ऐसे इंस्टीट्यूशन से बचे रहिए, आप स्ट्रगल करके जाइए। अभी बता रहा था मैं, हर एक को आईएएस बनना जरूरी है, सिर्फ दुनिया में, इंडिया में हर आईएएस ही खुशहाल जिंदगी गुजारता है, ये सही नहीं है। सिर्फ डॉक्टर ही खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, ये सही नहीं है। सही ये है कि जो हॉनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, हार्ड वर्कर हैं, अपने प्रोफेशन में ईमानदार हैं, उनमें इंसानियत है, वो ईश्वर से, अल्लाह से, प्रभु से डरने वाले हैं, माँ बाप की इज्जत करने वाले हैं, बड़ों की कदर करने वाले हैं, वो जो है ज्यादा एंजॉय करेंगे जिंदगी को, दुनिया को। वो बनना सबके लिए जरूरी है। अगर ये सब कुछ बन गए तो इंशाल्लाह डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह 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 बनना भी इंशाल्लाह आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी नीट के लिए मैं मालूम किया कि 84 डेज बाकी हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, 12th के लिए। हाउ मेनी डेज आर देयर सर, आरिफ सर, बोर्ड एग्जाम के लिए? 18 डेज, 18 डेज हैं। बल्कि साइंस का तो सिस्टम ऐसा बन गया है, अब फेल होने का सवाल ही नहीं। इसके बावजूद भी पूरे कर्नाटका स्टेट में मोर देन 40%, 45% बच्चे फेल होते हैं। अफसोस की बात है। और जितने पास होते हैं उसमें 98% बच्चे, 95% बच्चे फर्स्ट क्लास पास होते हैं। मैं ये बार बार बताता हूँ, क्लास में भी बच्चों को बताता हूँ, ये 18 डेज 20 डेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। और बल्कि हम स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं, भले फेल हो जाओ कोई बात नहीं, वो चीटिंग करके, माल प्रैक्टिस करके पास होने से कोई फायदा नहीं है, और कमजोरी के साथ आगे जाएंगे तो तबाह हो जाएंगे। सख्त मेहनत करो, और ये 18 दिन, और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन
अगर एग्जामिनेशन हॉल का माहौल ख़राब है तो कुछ नादान बच्चे जो है एफर्ट्स लगाना ख़त्म कर देते हैं और नाकारा हो जाता है, और भी नाकारा हो जाता है। अभी यहाँ पर हमारे पास इंडिया भर से आए हुए मोर देन 300 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10th पास हैं और 12th भी पास हैं। उनको हम वो 11th में एडमिशन लेके कैंसिल करके एक साल पीछे करें, एक साल पीछे करके उनको एआईसीयू से गुजारे, फिर उनको 6, 7, 8, 9, 10 चल रहा है अभी 10 दिन में, 5 दिन में, शायद 10 दिन में हो जाएगा। कितने दिन बाकी हैं अभी? 10 डेज एग्जैक्टली। अंदर सर को सही पता है। सर 10th का जो चल रहा है इनका कितने दिन में खत्म हो रहा है अभी? 20 डेज है। ये 20 डेज में 10th का भी रिवीजन हो जाएगा और साइंस, मैथ्स, इंग्लिश उनको पढ़ा रहे हैं और मल्टीपल चॉइस के स्टाइल में इनका टेस्ट भी ले रहे हैं, इनको स्ट्रांग बना रहे हैं। जो पास हो चुके हैं, जो पास करके आए हैं, अगर उनको ये वीकनेस के साथ हम फॉर्मेलिटी करते तो शायद ये तबाह हो जाता। आप लोग मेहनत कीजिए, सबके लिए मैसेज है। और ड्रॉप आउट, इंडिया भर के ड्रॉप आउट को वापिस स्कूल्स में लाने की ख्वाहिश है और जनरेशन को ड्रॉप आउट होने से बचाने की हमारी ख्वाहिश है। इसके लिए कोशिशें चल रही हैं, मुल्क भर में हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी जो है इसमें सपोर्ट कीजिए, इस मैसेज को पहुंचाइए। इंडिया भर के 10th फेल स्टूडेंट्स, 9th फेल स्टूडेंट्स, नेवर गॉन टू स्कूल स्टूडेंट्स, उनके लिए स्पेशल बैचेस हम शुरू कर रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस हमको है। लास्ट 15 ईयर से ये काम कर रहे हैं, उसको स्प्रेड करना चाह रहे हैं। और AICU जो यहाँ पे चल रहा है मोर देन 15 ईयर से, 20 ईयर से, उसको पूरे इंडिया में फैलाना चाहते हैं। हमारा मानना है हर बड़े स्कूल में, हर बड़े स्कूल में उसका अपना खुद का एक AICU हो और उनको इम्प्रूव करना। अभी बात हो रही थी 45% बच्चे 8th के बच्चे 4th की मैथमेटिक्स नहीं आती, आप अभी बता रहे थे। उसका सोल्यूशन है, वो इम्प्रूव किया जा सकता है, ये मुमकिन है, इस जनरेशन को बचाया जा सकता है। ये सारे तजुर्बात हैं जिसको हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी खादरी सर कुछ बात करेंगे आप लोगों के सामने, अपने तजुर्बात रखेंगे, फिर ये स्पोर्ट्स के बच्चों को ऑनर किया जाएगा और हमारा प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होगा। बहुत बहुत मुबारक। एक खुली फिजा में आप कुछ ज़्यादा ही इंजॉय किए हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे हिल रहे थे, क्या कर रहे थे वो? डांस कर रहे थे। तो मुझे कोई बतायागा कि डांस मना नहीं है, लेकिन विथ सम लिमिटेशंस, लिमिटेशंस होना चाहिए। अब उलमा इकराम बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स, इस पे तहकीक करके मुझे बताइए, राइट? अब बताइए मुझे कहाँ तक कैसा कैसा जो है गुंजाइश है, वो हमारे अपने लिमिटेशंस में हमको रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक, ऑल द बेस्ट। अभी पूरे जज्बात के साथ ये बातें जो सुने हैं वो यहाँ पे प्रॉमिस करना है, सब के सब एक साथ यस बोलना है। से यस, अरे जोर से बोलना है, यस। ओके माशा। Dignitaries on the dais, of the dais, and dear students. Since last 1.5 hour, one of our chief guests, Mr. Sebastian, has delivered a beautiful
तो यहाँ पर जितनी भी हमारे पास सलाह इस्तेमाल करें और एग्जामिनेशन फोबिया का कोई वर्ड अपने माइंड में मत लाइए। सबसे पहला वर्ड यही याद रखिए कि आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूं। अगर ये मसला ये बात आपके जहन में है तो फिर फोबिया का कोई वहां पर सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों होना चाहिए एग्जामोफोबिया? आप लोगों को यहाँ पर शाहीन में इतने ज्यादा एग्जाम्स लिए जाते हैं कि एक एक वर्ड जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसके ऊपर सवालात फ्रेम करके आपसे वहां पर जवाबात लिखाए जाते हैं साल भर। यही सवालात आपको मेन एग्जाम में आते हैं, उससे हटके तो कोई आने वाला है नहीं। है कोई? नहीं, खता ही नहीं। क्योंकि आप लोग जैसे कि सेबास्टिन यहाँ पर आप लोगों को बता रहे थे, अप टू 12th एग्जामिनेशन टेक्स्ट बुक बेस्ड एग्जामिनेशन और प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। आउट ऑफ सिलेबस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता वहां पर। यस, हाँ, तो यहां पर यह बात याद रखिए। और एग्जाम की तैयारी, एक बात याद रखो, कभी भी एग्जाम जिस सुबह में है तो रात में बहुत देर तक पढ़ना नहीं चाहिए। एक लिमिटेड टाइम तक पढ़कर रात में अच्छी नींद सोकर सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो इंशाल्लाह वहां पर आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। एक छोटी मिसाल देता हूं मैं आपको। हम जब एमएससी में थे, मेरा एक साथी था, रात में 2-2:30 बजे तक भी पढ़ते रहते थे वो, और सुबह फजर के वक्त उठ के पढ़ना शुरू करते थे। जब एग्जाम आया तो हम लोग उनसे कहते थे, देखिए भाई साहब, इतना ज्यादा आप अपने माइंड पे स्ट्रेस मत डालिए, एग्जाम में शायद आपको नींद आए या आपकी सेहत बिगड़े जिससे आपका एग्जाम खराब हो। लास्ट बेंचेस, सारा गौर से सुनो ये बात। हुआ क्या, उतनी मेहनत करने के बावजूद भी जिस दिन पहला एग्जाम था उस दिन उनकी सेहत खराब हुई और वो एग्जाम उनका सही तरह से गया नहीं और वो एक पेपर में फेल हो गए। मेरे अपने साथी की बात बता रहा हूं। तो यहां पर एक चीज याद रखिए, हेल्दी बॉडी बियर्स हेल्दी माइंड। तो अपने सेहत का ख्याल रखिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए। एग्जामिनेशन फोबिया वर्ड नहीं आता। मैं इन चंद बातों के साथ अपनी जगह लेना चाहता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं खदीर सर, मुखिर सर और खातिरी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा आगे आइए। जो स्पोर्ट्स के अचीवर्स हैं उन लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आसिफ सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम है। सबसे पहले तो मैं जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर अब्दुल खदीर सर का, जो हमेशा स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटी के लिए हम बात करते हैं तो हमेशा हमें इजाज़त मिलती है प्रॉपर टाइम मेंटेन करने के लिए। जो है ना अब्दुल मुखीद सर से परमिशन लेने के मशवरा करके काम करने के लिए बताते हैं। और जो है ना हमको जो प्लान मिलता अब्दुल मुखीद सर से, जो एजुकेशन एकेडमिक डायरेक्टर है, प्रॉपर प्लान शेड्यूल बना के देते हैं, जिससे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स में भी अच्छे से अच्छे एक्टिविटी करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी जो है ना अच्छा परफॉर्मेंस और बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और अब्दुल हसीब सर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनसे भी जो है ना जब नए नए इक्विपमेंट्स, नए जो टूल्स वगैरह जो स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं, हम उनके सामने बात रखते हैं या वो हमारे से तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना ऑन टाइम जितना जल्दी हो सके बेहतर इक्विपमेंट जो है ना प्रोवाइड करते हैं। तो मैं साथ ही साथ इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मैडम मैडम हैं, महर सुल्ताना मैडम, वो भी जो है ना जब हम कभी स्पोर्ट्स के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर जाते हैं, तालुका लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, वो पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो हम आपको दुआओं के साथ रुखसत करते हैं पूरा टीम के लिए, पूरे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कामयाबी के साथ लौटें। तो आपका भी जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मैं प्राइमरी टीम के कैप्टन हाफिज हमाद से गुजारिश करूँगा वो स्टेज पर आए और स्टेज पर मौजूद मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कि सालपोशी करें और जो है ना सर्टिफिकेट कप से नवाजें।
हाफिज हम्माद महज 3 दिन की प्रैक्टिस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए प्राइमरी में तालुका लेवल मैच जो है ना जीतने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है ना फाइनल तक विथआउट एनी लॉस के जो है ना बेस्ट परफॉर्मेंस करे। इनके साथी का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर नहीं रहने की वजह से फाइनल में टीम जो है हमारी टेबल टेनिस प्राइमरी में हम सिर्फ 2 टीम पार्टिसिपेट कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के दोनों फाइनल रनर अप रहे। और इनके टीम के साथियों बाकी साथियों से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है हमारा जो गेम है शटल बैडमिंटन, और वो भी पार्टिसिपेट करने वाले एक बेहतरीन प्लेयर हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं शटल बैडमिंटन में। हाफिज हाफिज प्राइमरी से आइए। हाफिज खलीक है प्राइमरी से, ये भी जो है ना शटल बैडमिंटन में हम्माद की तरह परफॉर्मेंस करे। और तालुका लेवल के बाद जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमें थोड़ा जो है ना रनर अप पोजीशन मिला। इंडिविजुअल गेम कॉलेज में जो है ना हमारे बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो फाइनल जीते तालुका डिस्ट्रिक्ट दोनों क्लियर करते हुए स्टेट में पार्टिसिपेट करे। शॉर्ट पुट गेम विनर डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुका लेवल दोनों क्लियर करते हुए विनायक सेकेंड ईयर से है स्टूडेंट, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज की तरफ आए। शॉर्ट पुट गेम में जो है ना स्टेट लेवल पार्टिसिपेट करिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लियर। डिस्कस थ्रो में जो है ना अली फर्स्ट ईयर से हैं, वो प्लीज स्टेज की तरफ आए। कुश्ती विनर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लियर करते हुए जो है ना स्टेट लेवल पार्टिसिपेट करने गए उमर फारूक फर्स्ट ईयर से। कराटे विनर जो है अभी प्रेजेंट नहीं है, सुमामा है जो अभी एब्सेंट है। हॉकी टीम कैप्टन हाई स्कूल अब्दुल रहीम से मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे आए, और उनके साथ में जो है ना हॉकी टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन जो है ना मोहसिन, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज की तरफ आए। वो दोनों प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन की गुलपोशी करें, मैं गुजारिश करता हूं मेहमानों से। बाकी तमाम टीम मेंबर से गुजारिश करता हूं कि वो प्लीज स्टेज की तरफ आए। और हमारी टीम हॉकी टीम के बेस्ट प्लेयर हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच में 9 आउट ऑफ 0 यानी अपोजिट टीम को 0 गोल का ऑप्शन दिए, और 9 में से 6 गोल करने वाले बेस्ट प्लेयर जो है ये टीम के अदनान मुंबई से। मैं कॉलेज हॉकी टीम के कैप्टन मोहम्मद यूनुस से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आए। हॉकी टीम कॉलेज। विद कप के साथ नवाज, विद कप के साथ हॉकी टीम पूरी टीम, बाकी के प्लेयर्स भी जो है ना टीम आ जाइए।
फुटबॉल टीम कैप्टन कॉलेज लेवल जाहिद और उनकी टीम से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज की तरफ आए, स्टेट लेवल पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे भी इनका परफॉर्मेंस सेम रहा, 11 आउट ऑफ 0। सामने वाली टीम को जो है ना 0 के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है ना 11 गोल्स करे और स्टेट लेवल में भी बेहतर परफॉर्मेंस करे। तकरीबन जो है ना एक मैच कंप्लीट हुआ, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया, एक्स्ट्रा 5 मिनट्स के लिए पेनाल्टी कॉर्नर में 5-5 मारे, वो भी ड्रा होगा। लास्ट में एक गोल में मिस्टेक हुआ के बाद जो है ना स्टेट लेवल जो है ना हारे। बास्केटबॉल टीम के कैप्टन से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज के करीब आए। बास्केटबॉल टीम के कैप्टन शहजाद से गुजारिश करूंगा वो स्टेज की तरफ आए अपनी टीम के साथ। हॉकी के इस साल जो है ना टोटल हम जो है ना 5 गेम विनर हैं, जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को जो इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, उसमें हॉकी के इवेंट में जो है ना फर्स्ट प्राइज लिए और वो टीम के कैप्टन हैं मोहम्मद मोहसिन से मैं गुजारिश करता हूँ वो स्टेज की तरफ आए। इस साल का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करते हुए हाई स्कूल और प्राइमरी, जिसमें से डिवीजन लेवल पे विनर हुई बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, बेल्लारी, जो ओवरऑल 7 से 8 टीम पार्टिसिपेट करते हैं उनको पूरों को बीट करते हुए चैंपियन का खिताब लिए हाई स्कूल टीम के कैप्टन जीशान अहमद खान से गुजारिश करता हूं कि स्टेज की तरफ आएं और उनके साथ कैप्टन जो है ना वाइस कैप्टन रैयान मकानदार से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज की तरफ आए। पहले गुजारिश करता हूं बाकी टीम भी साथ में आ जाएं, इनकी सालपोशी गुलपोशी करें चैंपियन ट्रॉफी के साथ। इस साल का बेस्ट परफॉर्मेंस शाहीन का हाई स्कूल टीम। हॉकी टीम जो है ना इस बार सेकंड पोजीशन है, रनर अप और डिवीजन लेवल पे, और फुटबॉल की टीम जो है ना विनर है फर्स्ट पोजीशन पे। दोनों टीम के प्लेयर जो है ना स्टेट लेवल पार्टिसिपेट करें इस साल, इंशाल्लाह आगे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। नाम तो मेरा आपको मालूम है, मोहम्मद अब्दुल रहीम, और